वेलकम टू माय चैनल ऑफ टू हिस्ट्री। पिछले वीडियो में मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार की बातें की थी। अब आज के इस वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो यूरोप में एक बहुत ही जान माल की क्षति हुई थी, 5 साल तक युद्ध में से जूझ रहा था यूरोप, एक अशांति का वातावरण फैला हुआ था। उस अशांति को दूर करने के लिए एक शांति सम्मेलन की बात की गई, जिसको पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और यूरोप में एक शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया। हालांकि वो शांति 20 साल तक ही रही। 20 साल बाद फिर से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो उसके अन्य कारण थे, उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की जो व्यवस्था की गई उसमें 5 समझौते हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता वर्साय की संधि थी, जो जर्मनी के साथ की गई थी, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले जो छोटे छोटे समझौते किए गए उस पर हम बात करेंगे। इस शांति सम्मेलन में पराजित राष्ट्र और विजेता राष्ट्र सारे प्रतिनिधि पेरिस में इकट्ठा हुए थे, लेकिन मुख्य रूप से इस समझौते पर इस सम्मेलन में जो प्रभाव था वो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, और फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर था क्लेमेंशो, बस इन्हीं का प्रभाव रहा। और सब तो बिल्कुल एक तरह से मूक दर्शक थे। और इन लोगों ने एक तरह से शांति समझौते में जो भी एग्रीमेंट दूसरे देशों के साथ किए गए उन पर थोपा गया था। इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया के साथ जो समझौता की गई, जिसको सरमांजे की संधि कहते हैं, पुराना जो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य था वो टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो गया। ऑस्ट्रिया जो है वो पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया, और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के बहुत सारे भूभाग इन नए जो देश बने थे इनको दिया गया। स्थिति ये हो गई कि ऑस्ट्रिया करीब करीब 3/4 भूभाग और जनसंख्या से हाथ धो बैठा। तो ये जो समझौता है वो एक तरह से एक शक्तिशाली जो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य था, उस ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को एक छोटा साम्राज्य बना दिया, उसको शक्तिहीन बनाकर रख दिया। दूसरी संधि हंगरी के साथ हुई, जिसको त्रियानो की संधि कहते हैं। इस संधि के द्वारा हंगरी को भी अपने बहुत सारे क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा, और उसके जो पड़ोसी राज्य थे उनको वो क्षेत्र देना पड़ा। फिर तीसरी संधि न्यूली की संधि जो बुल्गारिया के साथ हुई, और इसके बाद बुल्गारिया ने युद्ध के समय में जितने भी क्षेत्रों पर कब्जा किया था उन सारे क्षेत्रों से उनको हाथ धोना पड़ा और उनको वापस करना पड़ा। चौथी संधि टर्की के साथ हुई। टर्की के साथ जो संधि हुई उसका असर तो भारत पर भी पड़ा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भारत में जो एक खिलाफत आंदोलन हुआ है वो टर्की के साथ जो यूरोपीय देशों का एक व्यवहार हुआ उसको लेकर भी भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ। लेकिन अगर यूरोप में हम बात करें तो जो ऑटोमन साम्राज्य था, पुराना ऑटोमन साम्राज्य, वो उसका पूरी तरह से विघटन हो गया, और बाल्कन के क्षेत्र में जो भी टर्की के कब्जे में क्षेत्र थे वो सारे स्वतंत्र हो गए। एशिया और अफ्रीका में भी उसका जो साम्राज्य था उस साम्राज्य से उसको हाथ धोना पड़ा। वर्साय की संधि जर्मनी के साथ हुई, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो उसका विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है और वो महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। लेकिन जितने भी ये संधि हुए उन संधियों का असर यूरोप पर कुछ अलग हुआ। बहुत सारे नए नए स्वतंत्र राज्य बन गए, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई। दक्षिण पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप का एक तरह से बाल्कनीकरण हो गया। 12,000 मील लंबा नया बॉर्डर तैयार हो गया। इस नए बॉर्डर को सुरक्षित रखना भी एक कठिन काम हो गया। बहुत सारे खतरनाक स्थल पैदा हो गए यूरोप में। माइनॉरिटीज़ की समस्याएं शुरू हो गई। जो नए नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, राष्ट्रीयता के नाम पर उनका निर्माण हुआ था, लेकिन ये संभव नहीं था कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राष्ट्र में एक ही जाति के लोग रहें या एक ही देश के लोग रहें। जैसे अगर हम उदाहरण स्वरूप देखें तो चेकोस्लोवाकिया में जरूरी नहीं था कि सिर्फ चेक ही रहें, वहाँ जर्मन भी रहते थे। पोलैंड में भी जर्मन रहते थे। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में सैकड़ों सालों से जो जर्मन रहते थे, निवास करते थे, उनको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता था और उनका निवास स्थल वहीं रहा।
तो वो एक बहुत बड़ी अल्पसंख्यक की समस्या हो गई। हालांकि उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन जो एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक होता है, माइनॉरिटी होता है, वो पूरी तरह से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, और वो भी संतुष्ट नहीं थे। वो अपनी हर समस्या के निदान के लिए जर्मनी की तरफ देखते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हुई, और बाद में यह भी एक द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। तो देखा यह गया कि जो शांति सम्मेलन हुआ, जो शांति की स्थापना के लिए सम्मेलन हुआ था, वो शांति को सही ढंग से स्थापित नहीं कर पाया। यह शांति स्थापित भी हुई तो बस 20 साल के लिए हुई। 20 साल बाद फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो ये पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत मायनों में अगर हम देखें, इसका अगर हम विश्लेषण करें, तो जो पराजित राष्ट्र थे उन पर एक तरह से थोपा गया था, और विजयी राष्ट्रों ने अपनी मनमाना की थी। और शायद यह भी एक कारण बना कि जो पराजित राष्ट्र थे वो आक्रोश में थे, और द्वितीय विश्व युद्ध को इसने भी जन्म दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अन्य वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मैं वर्साय की संधि पर बात करूंगा, और ये जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई जो बातें हैं उस पर बात करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक।